कोई सच में अंधा होके उन्हें प्रोवोक करने आए तो वो दूसरे पक्ष को उसकी स्टूपिड डिसीजन पर पछतावा करने पर मजबूर कर देंगे। रिवरसाउथ डोमेन ही ऐसा है जिसे संभालना पड़ेगा। ये नहीं है कि रिवरसाउथ डोमेन उनके लिए कोई बुरा ख्याल रखता है, पर बस ये है कि हेवन की ताकत अनुमान से परे है। जब जिया होंगलियान और दूसरों ने जैंगी की बातें सुनी तो उनके चेहरों पर नफरत थोड़ी कम हुई, लेकिन जैंगी ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपका मतलब है कि वो खुद हम पर हमला करने आएंगे? जिया होंगलियान ने चिंतित होकर कहा, मुझे डर है कि हम तो सब्र करेंगे लेकिन वो अग्रेसिव होंगे। आखिर लोग बाघ को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर बाघ को इंसान को नुकसान पहुंचाने की नीयत होती है। जिया होंगलियान ने हाथ को गले में लपेटकर सीरियस टोन में कहा, आखिर हेवनली सी सिटी की इकोनॉमी प्रॉस्परस है और यहाँ सामग्री भी काफी है, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही हम फोर्सेस इसकी रक्षा कर रहे हैं और यहाँ जीने वाले इंसानों की गिनती 10,000 से भी कम हो गई है। ये तो निश्चित है कि दूसरे उन्हें याद नहीं करेंगे। जैंगी ने अपनी आंखें छोटी की और उनकी आंखों में एक चमक सी आई। उन्होंने जिया होंगलियान द्वारा उठाए गए समस्या को ध्यान से समझा। मैंने तुमसे कहा था कि अब इस मुद्दे पर मत सोचो, पहले वर्तमान समस्या का समाधान करो और कल की मीटिंग पर ध्यान दो। हम दूसरी बातें वापस आकर करेंगे। जब जैंगी ने ऐसा कहा तब सबने उनकी बात मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि हेवनली सी सिटी की पीक कॉम्बैट पावर अभी भी जैंगी पर निर्भर है। अगर किसी दिन दूसरे सिटीज के साथ टकराव होता है तो ये भी जैंगी पर ही डिपेंड करेगा। जैंगी ने कुछ लोगों को भेजने के बाद बैली चैंकिंग से बात करने का प्लान बनाया ताकि कल के कामों की तैयारी कर सके। जैंगी ने देखा कि जोकीर और लू कैरन बैठे हुए बेड पर उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि दोनों के पास अपने अपने रूम्स थे। शायद ब्लिजर्ड सिटी की शक्ति से डरकर वो जैंगी के रूम में आकर सुरक्षा का एहसास कर रहे थे। जब जैंगी ने बैली चैंकिंग को बुलाया तो वो हैरान नहीं हुए। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम डिस्ट्रिक्ट बी में हो और मैं डिस्ट्रिक्ट ए में, जो पास में ही है। मैं तुम्हें एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक पास भेजूंगा, सीधा आकर मुझे पासवर्ड बार पर मिलो। जैंगी ने जवाब दिया, ठीक है। जल्द ही उन्हें बैली चैंकिंग से टेम्पररी पास मिल गया। जैंगी ने कहा, तुम लोग यहाँ अकेले आराम करो, मैं एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जोकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम है? जैंगी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उनसे बात करनी है। उनके पुराने जान पहचान ब्लिजर्ड सिटी में सिर्फ ब्लैक रोब टीम ही है। ये कोई राज नहीं था। जैंगी जो भी कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए जोकीर और लू कैरन ने उसके साथ चलने की जरूरत नहीं समझी। जैंगी ने रूम छोड़ा और अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। इस पल उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हालांकि सर्विस स्टाफ ने उन्हें अपार्टमेंट बिल्डिंग आसानी से छोड़ने से मना किया था, लेकिन जो भी यहाँ आया है वो लोकल टायरेंट नहीं है और वो सिर्फ एक सर्विस स्टाफ से डरने वाले नहीं है। कॉरिडोर में काफी लोग बातें कर रहे थे और कुछ लोग अपार्टमेंट से बाहर निकलकर ब्लिजर्ड सिटी घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। जब जैंगी अपने फ्लोर से निकलने ही वाला था तब वेट्रेस जो उन्हें यहाँ ले आई थी परेशान चेहरे के साथ उनके सामने आई और रुकावट डाल दी। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो और भी परेशान हो गई। क्या मैंने नहीं कहा था? प्लीज अपार्टमेंट आसानी से मत छोड़िए। अगर आपको पेट्रोलिंग सिटी डिफेंस आर्मी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जैंगी ने उन्हें बीच में ही रोका, जब तक मैं ब्लिजर्ड सिटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता सब कुछ ठीक रहेगा। आपने जो नियम दिए हैं उनमें ये नहीं लिखा कि आपको इस अपार्टमेंट से नहीं निकलना है। वेट्रेस का चेहरा थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन अगर आप लोगों के साथ बाहर कुछ होता है तो ऊपर वाले मुझे दोष देंगे। जैंगी ने थोड़ा सोचा और कहा, आपके पास बहुत सारे नियम हैं, पर इन्हें मेरी आजादी को रोकने के लिए इस्तेमाल मत करो। मैं ब्लिजर्ड सिटी के नियम का पालन करूंगा। उन्होंने वेट्रेस की तरफ गुस्से से देखा और उनकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन एक बात याद रखें, हम यहाँ मेहमान हैं, किसी के अधीन नहीं, न ही हम कैदी की तरह हैं। ये कहकर जैंगी ने वेट्रेस की बेचैनी की तरफ देखे बिना सीधा उससे गुजरकर बाहर निकल गया। वेट्रेस को नहीं पता था कि उनके सामने कौन है, वरना वो कभी भी जैंगी को रोकने की हिम्मत नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी ताकत मिलते ही दूसरों को सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने का शौक रखते हैं। जब जैंगी अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आया तो बाहर हल्की सी बर्फ गिर रही थी और रास्ते पर थोड़ी बहुत बर्फ थी। हर दिन कोई न कोई रास्ता साफ करता था ताकि ट्रैफिक आसानी से क्लियर हो सके और बड़े वॉर व्हीकल्स गुजर सके। जैंगी ने देखा कि रास्ते पर काफी फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं और उन्हें पता था कि उन जैसे और भी लोग बाहर निकल चुके हैं। ब्लिजर्ड सिटी के गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमांडर का ऑफिस था।
जू जंग एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने तू युनले थे जो चीफ ऑपरेशन मिनिस्टर था। तू युनले सीधा खड़ा था जैसे चावलिन, उसका चेहरा उसकी हाई कॉलर के नीचे छुपा हुआ था। जू जंग ने अभी तू युनले का रिपोर्ट सुना और उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। आपने क्या कहा? 13 सिटीज में से सिर्फ 12 सिटीज ही आई हैं जिन्हें हमने इनवाइट किया था। लिनहाई सिटी के लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? तू युनले का डल वॉइस उसकी कोर्ट से आया। कंडक्टर के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब स्पेशल ट्रेन लिनहाई सिटी स्टेशन पर रुकी थी तब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं आया था। जू जंग का चेहरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसने बिना सोचे समझे अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ पे रब किया। वो गुस्सा नहीं था पर इस बात में कुछ गलत होने का एहसास कर रहा था। लिनहाई सिटी हेवनली सी सिटी के नॉर्थ में है और ये भी एक कोस्टल सिटी है, लेकिन हेवनली सी सिटी के कंपैरिजन में इसका प्रोस्पेरिटी और साइज काफी छोटा है। रिवरसाउथ डोमेन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिनहाई सिटी में म्यूटेंट्स की ताकत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ 6 पावर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेंट साइज की हैं और चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड, उनमें रिवरसाउथ डोमेन की इच्छा के खिलाफ जाने की ताकत दिखाई है। रिवरसाउथ डोमेन का कॉल का सामना करते हुए उनमें से कोई नहीं आया। ये तो बहुत अजीब है। क्या वो पागल है जो रिवरसाउथ डोमेन से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अजीब है। जू जंग ने तू युनले को देखा और सीरियसली बोला, किसी को भी भेजकर इस मैटर की जांच करवाओ। उनसे संपर्क करने की कोशिश करो और देखो क्या तुम उनसे अब भी कांटेक्ट कर सकते हो। तू युनले ने तुरंत कहा, मैंने उनसे बात की है पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारा मैसेज जरूर रिसीव किया है। जू जंग का चेहरा ये सुनने के बाद और भी सीरियस हो गया। उन्होंने कुछ कहा? तू युनले ने जवाब दिया, मैं किसी को भेजकर जांच करवाऊंगा। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना तो उन्हें सीधा खत्म कर दो। जू जंग ने तू युनले को देखा और धीरे से नोट किया। जो तुम कह रहे हो वैसा ही करो। जब तू युनले ऑफिस से चला गया, जू जंग ने खिड़की की तरफ देखा और सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहे तो बेहतर होगा। जैंगी एरिया ए में आया। मैप पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ब्लिज़र्ड सिटी के सारे एरियाज लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। हर लिविंग एरिया को ठीक हाई वॉल से अलग किया गया है जो एक नेचुरल हायरार्की बनाते हैं, लेकिन यहाँ हायरार्की का सिस्टम आपकी कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। वहीं दीवार बहुत ऊंची थी। जैंगी को ये क्लियरली महसूस हुआ कि दीवार के पीछे की जिंदगी एरिया बी से काफी बेहतर थी। ये लाइट से समझा जा सकता था। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद एनर्जी बहुत कीमती हो गई थी। एरिया बी में लाइट्स ब्राइट थी, लेकिन वो सिर्फ जीने के लिए लाइट सोर्स थी। लेकिन एरिया ए में कलरफुल लाइट्स थी जो हाई वॉल के साथ रेनबो की तरह फैल रही थी। जैंगी गेस कर सकता था कि दीवार के पीछे की जिंदगी शायद एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले के डाउनटाउन एरिया जैसे थी। वहाँ न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय की जा रही थी बल्कि बहुत सारी स्पिरिचुअल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी थी। लेकिन एरिया ए के दरवाजे पर ज्यादा आर्म्ड गार्ड थे। जब उन्होंने जैंगी को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। कृपया अपनी आईडी दिखाइए सर, हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। जैंगी ने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ऑन किया और अपना टेम्पररी पास दिखाया जो बैली चंकिंग ने उसे दिया था वेरिफिकेशन के लिए। जब गार्ड्स ने गेट पर वेरिफिकेशन किया और कंफर्म किया, उनका एटीट्यूड तुरंत बदल गया और उन्होंने जैंगी को इज्जत से अंदर बुलाया। गार्ड्स एरिया ए में रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए जो भी एरिया ए में जा सकता था वो सबके लिए एनवी का सब्जेक्ट बन जाता था। जैंगी एरिया ए के गेट में घुस गया। जब वो एरिया ए में आया तो सामने का सीन अचानक साफ हो गया। बिल्डिंग्स ऊंची उठ रही थी और कलरफुल नियॉन लाइट्स हर जगह स्ट्रीट पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एंड ऑफ द वर्ल्ड से वापस प्रॉस्पेरस सिटी में आ गया हो। हालांकि स्ट्रीट पर पेडेस्ट्रियंस कम थे क्योंकि मौसम ठंडा था, फिर भी वहाँ कुछ लोग थे। रास्ते के किनारे कुछ ब्राइटली लिट शॉप्स भी थी। जैंगी को याद आया कि रियान जुन्गो ने पहले क्या कहा था कि ब्लिज़र्ड सिटी में ऐसे स्ट्रीट्स हैं जो एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले की तरह प्रॉस्पेरस है। इस बार उसने सच में ये बात मान ली, लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। जैंगी ने बैली चंकिंग द्वारा दिया गया मैप फॉलो किया और एक बार के दरवाजे पर आया जिसका नाम पासवर्ड था। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि पासवर्ड बार अलग है। वहाँ बहुत सारी मॉडिफाइड स्नोमोबाइल्स पार्क थी जो बियान जुन्गू और दूसरों द्वारा चलाई जाने वाली स्नोमोबाइल जैसी थी और यहाँ से अंदर आने वाले लोगों का ऑरा काफी फियर्स था। अगर वो डिफेंस आर्मी के सीनियर मेंबर्स नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स होने चाहिए। ऐसा लगता है कि ये वेटरन्स क्लब जैसा है, पर बैली चंकिंग का इस तरह की जगह पर आना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो असली में मिलिट्री से है। जैंगी बार के दरवाजे पर आया और उसे तुरंत एक गार्ड ने रोक दिया जिसने कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप यहाँ के मेंबर हैं?
पासवर्ड बार एक मेंबरशिप सिस्टम है और जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो बेसिकली फेमिलियर फेसेस होते हैं। उन्होंने देखा कि जैंगी का चेहरा उनके लिए अनफेमिलियर है, इसीलिए उन्होंने उसे रोककर सवाल किया। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर रुकना। ये कहने के बाद उसने बैली चेंकिंग को फोन डायल किया। बैली चेंकिंग ने बस ये कहा, उसे फोन देना। जैंगी ने फोन उस गार्ड को दे दिया और जब उसने देख लिया उसका एक्सप्रेशन जल्दी से रिस्पेक्टफुल हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन होना उनके करियर का ऑलमोस्ट पिनाकल है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे पता नहीं था कि आप वीआईपी के दोस्त हैं। कृपया मुझे माफ करें, आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड ने जैंगी के लिए इज्जत से रास्ता बनाया। इसने जैंगी को ये समझाया कि बैली चेंकिंग का ब्लिजर्ड सिटी में करंट स्टेटस सच में लो नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो शुरुआत में कैप्टन बनना चाहता था। ये सच में बहुत सारे बेनिफिट्स और स्टेटस को कई लेवल तक बढ़ा देता है। जैंगी बार में घुस गया और तुरंत एक सुंदर वेट्रेस रैबिट कॉस्ट्यूम में उसका स्वागत करने आई। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मिस्टर जैंगी हैं? कैप्टन बैली ने मुझे आपका रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। जैंगी ने हल्के से कहा, हाँ मैं ही हूँ। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मेरे साथ आइए। बार में एंटर करते ही जैंगी ने अंदर की केओटिक एटमॉस्फेयर को महसूस किया। हवा में अल्कोहल की खुशबू थी और मर्दों की लाफ्टर खास तौर पर सुनाई दे रही थी। लेकिन रेड ड्रेस में वेट्रेस ने जैंगी को एक एलिवेटर की तरफ ले गया। जैंगी की पजल डाकू को देखते हुए बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पहला फ्लोर आम कस्टमर्स के लिए है और अपर फ्लोर वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। आखिर उन बड़े लोगों को जो स्टेटस और पोजीशन रखते हैं, उन्हें आम लोगों की तरह नॉइजी जगह पर नहीं पीना चाहिए, है ना? जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सच में स्ट्रिक्ट है। बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की ने अपना मुंह ढककर छोटी सी हंसी दी। ऑफ कोर्स, चाहे कभी भी हो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक इनएविटेबल इवेंट है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अपने अनेक लोगों को देखने के अनुभव से उसने आसानी से समझा कि जैंगी आम नहीं है। हालांकि जैंगी का नोबल जैसा डिमीनर नहीं था, लेकिन उसकी शांत भावना बिल्कुल डिस्गाइज नहीं लग रही थी। मुझे लगता है वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। वेट्रेस के रूप में वो किसी भी मौके को बड़े लोगों को इम्प्रेस करने का नहीं छोड़ती थी। मुझे सिर्फ ये उम्मीद है कि एक दिन मैं भी इस लैडर पर चढ़ सकूं और एरिया ए में रहने वाले लोगों में से एक बन सकूं। आप तो अनफेमिलियर लगते हैं। आप शायद अभी अभी बाहर से यहाँ आए हैं, है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जैंगी की मुस्कुराहट थोड़ी सी खिंच गई, लेकिन उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब नहीं दिया। उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जांचने पर उसने सोचा, क्या वो सच में उसे एक नोवाइस समझती है? जैंगी हमेशा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखता है और इसे आसानी से किसी को नहीं बताता। जब वेट्रेस ने देखा कि जैंगी ने उसे इग्नोर किया तो उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई, लेकिन इसकी आंखों में एक छोटी सी नाराजगी छुप गई। जल्द ही एलिवेटर 13 फ्लोर पर रुक गया। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हम यहाँ हैं। आपका इंतजार करने वाले यहाँ हैं। जैंगी ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाल दिए। उसने उसे पोलाइटली नॉड किया और एलिवेटर से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि बैली चेंकिंग का परिचित चेहरा देखेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एलिवेटर से बाहर निकलते ही वो एक बड़ी और खाली रूम में एंटर करेगा। रूम के बीच में एक कुर्सी थी जिसमें एक आदमी लंबी सिल्वर बालों के साथ हैंडसम और अजीब अपीयरेंस में बैठा था। उसके हाथ में एक ग्लास रेड वाइन था। वो खूबसूरत कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। जैंगी को एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देखकर जैंगी का चेहरा पजल्ड हो गया। उसने क्लियरली यहाँ बैली चेंकिंग से मिलने की उम्मीद की थी, तो ये अजीब आदमी कहाँ से आ गया? बैली चेंकिंग कहाँ है? क्या वेट्रेस ने मुझे गलत जगह पर ले आया? उसने सोचा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जैंगी के चेहरे पर एक परेशानी भरी एक्सप्रेशन थी जब उसने उसे देखा। उसने क्लियरली यहाँ बैली चेंकिंग को ढूंढने के लिए आया था, तो फिर उसके सामने ये अजीब आदमी या औरत कैसे आई? उसने हैरानी से आसपास देखा और कंफर्म किया कि रूम में कोई और नहीं है। उसने शर्माते हुए बोला, माफ कीजिएगा, लगता है वेट्रेस ने मुझे गलत जगह ले आया है। मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त आदमी ने बोला, और ये आदमी की ही आवाज थी, नहीं, तुम गलत जगह नहीं आए हो। मैंने उसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। जैंगी की आंखें नैरो हो गई। लेकिन मुझे आपके बारे में नहीं पता। आदमी ने खुद से कहा, तुम्हारा नाम जैंगी है ना? जो इंसान बैली चेंकिंग से खास तौर पर मिलता है उसमें कुछ तो खास होना चाहिए।